हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 ना वायु एयर के बारे में पढ़ेंगे ना। जैसा कि आप लोग को मालूम है, क्लास 6 का ज्योग्राफी हम लोग समाप्त कर दिए हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी ना। वीडियो सभी देख लीजिएगा। और उसके बाद क्लास 7 का, इससे क्या होगा, आपका बेसिक से ऊपर उठिएगा तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है। और जो भी आपके छोटे भाई बहन जो भी एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो या उस वीडियो के माध्यम से तो आप ये हमारा वीडियो देख सकते हैं और या उनको हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है ना, जिसे वायुमंडल कहते हैं ना। हमारा पृथ्वी हो गया, इसके बाहर क्या है, वायु का एक लेयर है ना, चादर की तरह। और इस लेयर को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बांध कर रखते हैं, मतलब एक अपनी ओर खींच के रखते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। मतलब हम ही लोग क्या हैं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। ठीक है। देखिए, हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। कौन, वायुमंडल। ठीक है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप होकर जल सकते हैं ना, एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। मतलब दिन में एकदम भयंकर धूप रहेगा, गर्मी रहेगा, और रात में एकदम जमाने वाली ठंड रहेगी ना। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया, मतलब एक संतुलन बना के रखा ना ज़्यादा ठंड होने देती है ना गर्म होने देती है। ठीक है। वायुमंडल के संगठन, ठीक है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। मतलब देखिए, 78% आपका नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिलाकर 99% यही दोनों हो गए केवल, तो सबसे बड़ा भाग हो गया। रहा बच गया 1%। 1% में आपका आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अन्य गैसें हो गया। ठीक है। एक बार इधर देख लेते हैं बॉक्स में क्या लिखा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। मतलब क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत है, सूर्य की जो किरणें आती है वायुमंडल में, वो उसमें जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, वो पृथ्वी पर एक क्या रोकने का काम भी करती है ना, मेंटेन करके रखती है टेम्परेचर को। अन्यथा अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो क्या होगी, पृथ्वी पर गर्म नहीं होगा ना, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना बना के रखता है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है ना। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता है, एकदम ठंडी हो जाती है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है ना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक जितना मेंटेन, अगर क्या बोलते हैं 0.03 है ना, अगर इससे ज़्यादा होगा तो तापमान हमारे पृथ्वी का बढ़ने लगेगा, इससे कम होगा तो घटने लगेगा ना। तो अभी क्या हो रहा है, जितने भी कारखाने मोटर वाहनों से क्या होता है, धुआं निकल रहा है, क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, जंगल कट रहा है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है। तो जिस कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है ना। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। जैसे क्या नीचे है ना, साउथ जितने भी हिमालय या बहुत बड़े पर्वतों पर जो बर्फ़ है वो पिघलने लगी है। नीचे अंटार्कटिका जो है महाद्वीप है, उससे भी बर्फ़ पिघलने लगी है, जिससे समुद्र का जलस्तर ऊपर उठने लगा ना। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है ना, ऊपर उठ रहे हैं उसके, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अगर हम पर्यावरण के संतुलन को ना बनाएं, मेंटेन नहीं करें तो क्या होगा, प्रभाव होगा उसका बुरा रूप से। कुछ पौधे, कुछ जीव जंतु लुप्त हो सकते हैं ना। अब आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ये तो हमने बात कर ही ली है। ठीक है। हाँ, लेकिन क्या, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। मतलब हम जो लेते हैं तो ऑक्सीजन वायुमंडल से तो क्या सब चला जाता है ना, ऑक्सीजन भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, लेकिन हमारा फेफड़ा के अंदर जो सिर्फ ऑक्सीजन को छाट कर
अंदर कर लेती है, बाकी फेफड़ा में रहने देती है। फिर जब हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फेफड़ा में वापस जाती है, तब सारे गैसें वापस आ जाती है, नाइट्रोजन वगैरह जो भी हो निकल जाती है ना। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो क्या करते हैं, ज़मीन के जो होता है ना, ज़मीन में नाइट्रोजन का दूसरा रूप है नाइट्रेट, उस फॉर्म में ये अपने जड़ के माध्यम से नाइट्रेट लेते हैं ना। नाइट्रोजन का ही दूसरा रूप है, जो मतलब जड़ों में रहने वाले जीवाणु है वो इनको मदद करती है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है ना, 21% और 78% नाइट्रोजन, ठीक है। तो दूसरी गैस कौन होगी, ऑक्सीजन 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और पादप क्या प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का लेवल मात्रा घटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होगा ना। अब इधर देखते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या वायु आसपास फैलने लगेगा और हल्का होकर ऊपर उड़ने लगेगा ना। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जो ठंडा होता है वायु वो नीचे रहती है, जो गर्म होता है वो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है, नहीं। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। मान के चलिए कोई जगह है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य किरण के कारण क्या है, वायु ऊपर उठने लगी, ठीक है, और यहाँ आसपास का जो वायु था इधर आके भरने लगा ना। तो इस तरह से क्या होगा, फिर ऊपर जाके ठंडा होकर वापस आ गया, फिर ऊपर होकर ठंडा होकर वापस आ गया। इस तरह से वायु चक्र बनता है, ठीक है। गर्म हुआ ऊपर गया, ठंडा हुआ वापस आ गया, गर्म हुआ ठंडा हुआ ऊपर आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य महत्वपूर्ण गैस है, ये भी जरूरी, पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही बनाते हैं ना, ठीक है। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। मतलब हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े वो प्लांट लिया ना, प्लांट ऑक्सीजन जो छोड़ा वो हम लोग लिए, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। बात सही क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देता है ना, जिसके कारण जो ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगते हैं। अब वायुमंडल की संरचना पढ़ें, ठीक है। वायुमंडल क्या 5 परतों में विभाजित है, कौन सा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। एक बार इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा फिगर, नीचे आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, जो एवरेज 10 किलोमीटर है। उसके बाद आता तब समताप मंडल, इसी समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर मिलेगा, ठीक है। फिर समताप सीमा के बाद मध्य मंडल मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य सीमा, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि हाँ ये धरातल से सबसे सटी हुई है ना। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ठीक है। कहीं 8 तो कहीं 18, इस टाइप से होता है ना। ध्रुव पर इसकी क्या जो ऊंचाई कम होती है और विषुवत रेखा पर ऊंचाई इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं ना। मौसम का लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहासा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है ना। जो भी वर्षा हुआ, बादल बना, आंधी तूफान जो हुआ, सब क्षोभ मंडल में ना। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर ना है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है, मतलब यहाँ ना बादल बनता है ना मौसम किसी तरह का प्रभाव करता है, जिस कारण क्या होता है यहाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक आदर्श
स्थिति होती है ना। समताप की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत है, जो कि क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस यानी यूवी रे ना, यूवी रे जो भी होगा पराबैंगनी किरण तो पृथ्वी के यानी धरातल पहुंचने से रोकती है। कौन, ओजोन लेयर ना, ओजोन गैस O3, ठीक है। अब आते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या है, ये वायुमंडल का तीसरा परत है, ठीक है। ये लगभग उसका ऊंचाई कितना 80 किलोमीटर है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में जल जाते हैं ना, जल कर राख हो जाते हैं मध्यमंडल में ना। अब आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है ना। वायुमंडल में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा ना। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। आयनमंडल इस परत का भाग है किसका, वायुमंडल का ना। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। कौन सा, वायुमंडल ना। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, किसका, वायुमंडल का ना, क्योंकि उसमें आयनमंडल भी है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। मतलब ये पृथ्वी हो गया, ये मान के चले आपका आयनमंडल हो गया जो, ठीक है। यहाँ से जो भी सिग्नल जाता है यहाँ से टकरा कर वापस आ जाती है, ठीक है। अब लास्ट है बहिर्मंडल। वायुमंडल के सबसे ऊंची ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायु की पतली परत यहाँ होती है ना। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन की यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब आते हैं मौसम एवं जलवायु। तो मौसम क्या है, तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मतलब एक दिन में जो भी है प्रति घंटे में क्या चेंजिंग हुआ मौसम में, कभी टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर घटा, हवा चल रही है नहीं, जो भी घटना हुआ एक दिन का देखा जाता है ना। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, ठीक है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बनाते हैं। मतलब ये मौसम की क्वालिटी बता रहा है। अब जलवायु क्या है ना, एक दीर्घकाल मतलब लंबा टर्म पे, मतलब 20-30 के सालों के इसमें दरमियान जो एक औसत मौसम निकलता है ना, उसको जलवायु कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। जबकि मौसम की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन का स्थिति बताया जाता है ना। जैसे बारिश के दिन में बारिश होने की संभावना रहेगी, गर्मी के दिन में टेम्परेचर हाई रहेगा तो ज़्यादा गर्मी लगेगा। अब एक यहाँ पे देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग प्राप्त करता है। मतलब ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, इससे जो ऊष्मा निकलती है तो उसका 2 अरबवां भाग लेता है ना, यही प्राप्त होता है इसको, अर्थ को। सोचिए केवल 2 अरबवां भाग, अगर 1.1% मिल जाए तो जल के खाक हो जाएगा पृथ्वी। अब आते हैं तापमान, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल में जो भी टेम्परेचर हो या शीतलता हो तो उसको क्या बोलेंगे, तापमान कहेंगे ना। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होते हैं। दिन रात में मान के चलिए, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और रात में कम रहता है, ये तो डेली का हो गया। लेकिन ऋतु के अनुसार भी बदलता है ना। गर्मी के दिन में टेम्परेचर हाई रहता है जबकि सर्दी यानी ठंड के दिनों में कम रहती है, ठीक है। आतपन क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है ना। मतलब जो भी ये पृथ्वी हो गया, इसका वायुमंडल हो गया बाहर से, ठीक है, सूर्य से जो भी आया ऊर्जा पृथ्वी रोक लिया तो ये क्या आतपन कहलाएगी, ठीक है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। मतलब पृथ्वी हो गया, ठीक है, इधर ध्रुव हो गया, इधर ध्रुव हो गया, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया ना। अब सन हो गया इधर, तो यहाँ से जो भी आएगा इधर तो ज़्यादा मिलेगा, इधर कम मिलेगा ना, क्योंकि तिरछा हो जा रहा है ना, ठीक है। ये तापमापी क्या है, थर्मामीटर टेम्परेचर नापता है ना। वायु दाब नापता है, इसलिए वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है। वात दिग्दर्शी क्या हो, पवन की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। टेम्परेचर
ज़्यादा होने के कारण क्या है, पौधे नहीं उग पाएंगे ना। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था ना। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री पे खौलता है, यानी उबलता है, ठीक है। वायु दाब पढ़ते ना। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। मान के चलिए हम हुए, ठीक है, तो चारों तरफ से वायु दाब पड़ता है ना, हर जगह से ना। तो हमारा शरीर के जो अंदर का और जो रहता है, अंदर से बाहर की ओर भी प्रतिक्रिया के साथ विपरीत बल लगाता है ना। तो जिस कारण मेंटेन होता है और हमारा बॉडी को पता नहीं चल पाता है वायु दाब ना, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। मान के चलिए पृथ्वी हो गई, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई है, ठीक है, और यहाँ पे कई सारे लेयर है। उसी लेयर के देखा जाए तो कितना वजन हो गया, तो इस पर जो भार लगाया वायु दाब कहलाया ना। तो जो लेयर है ना, ऐसे ऐसे सब इस पर भार लगा रहे हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। क्योंकि मान के चलिए यहाँ से यहाँ कोई ये रहा, आप ये कोई खड़ा है, यहाँ पे 5 केजी के कुछ रखे हुए वेट, फिर इसके बाद 5 केजी, तो जैसे जैसे ज़्यादा रखेंगे वो वजन बढ़ता चला जाएगा ना। अब मान के चलिए यहाँ पे उठाएगा, यहाँ से इतना केवल, तो इधर 10 किलो रहेगा, तो कम लगेगा वजन। इसी तरह हाइट पे जाने पर, ऊंचाई पे जाने पर वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, ठीक है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थल पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर मान के चलिए पृथ्वी के लिए यहाँ सन लाइट पड़ रहा है इस पर, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा गर्म होने के कारण यहाँ का वायु ऊपर उठने लगा, ठीक है, ऊपर उठने लगा। तो इस एरिया में क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र बनने लगता है ना। और इसी जैसे ही वायु ऊपर उठने लगा, आसपास के जो ठंडी वायु है, ठीक है, तो वो आके इसको भरने लगती है ना, जिस कारण एक पवन का निर्माण होता है ना, गतिशील पवन होने लगती है ना, हवा बहने लगती है, जिसको बोलते हैं निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। साफ नम ना, बादल युक्त आकाश, जहाँ पे बादल, क्योंकि गर्मी के कारण जो भी क्या होता है, नीचे का तापमान ऊपर उठने लगता है ना वायु, तो इसके साथ साथ जलवाष्प को उठा लेता है, तो क्या होता है, बादल बनता है ना। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ पर मान के चलिए कम तापमान रहेगा तो ऑटोमेटिक ठंडी ही रहेगी, जहाँ ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे गर्म मौसम होगा, ठीक है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है ना। जहाँ पे वायु भारी रहेगी तो क्या उच्च दाब बनाएगी ना। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, ठीक है। अक्सर आप देखे होंगे जहाँ पे ठंड इलाका होता है वहाँ पे उच्च, वो क्या बोलते हैं, उच्च दाब बन जाता है ना, तो वहाँ का आकाश साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, नीला। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ठीक है। अभी पता है ना कि निम्न दाब के कारण वायु ऊपर उठने लगती है, तो इधर से उच्च दाब वाले जो वायु का इधर आके भरने लगेगी ना, तो जिस कारण इसका गमन किया जाता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। पवन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, ठीक है। निम्न दाब उच्च दाब से गया इधर, तो क्या इसको वायु पवन कहलाएगा ना, गतिशील वायु हो जाती है ना। क्या जब यह सड़क पर गिरती है, क्या आप पवन को काम करते देख सकते हैं, ये पवन, ये, ठीक ना। जब ये सड़क पर गिरती पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के साथ समय पेड़ों को उखाड़ देती है, कौन, पवन ना। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं, मतलब धीरे धीरे क्या धूल उड़ेगा ना, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से, अस्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है।
ये तो पढ़ लिया, अब ये देखते हैं ना। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। एक अपना सूट पहन के जाते हैं ना, उनका अपना एक सूट होता है जिसमें क्या है, यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, ठीक है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकती है और मृत्यु भी हो सकता है ना। मान के चलिए अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, पृथ्वी पे था तो उसको वायुमंडलीय दाब एहसास नहीं हुआ, क्योंकि पृथ्वी हमारा शरीर भी विपरीत बल लगा रहा है ना वायुमंडल दाब के अपोजिट, ठीक है। वैसे वैसे हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब वहाँ पे खत्म हो जाएगा और इसी कारण सूट पहना जाता है, क्योंकि वो हमारा जो बॉडी का क्या बोलते हैं प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो पवन को 3 भाग में बांटा गया ना, अस्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने, ठीक है। व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवने अस्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, मतलब एक ही दिशा में चलती है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे अस्थायी पवने हैं। सेकंड है मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने, भारत क्या हैसियत है ना, तो इधर से हवा जाता है ना दक्षिण पश्चिम मानसून ना, अब यही फिर क्या होता है सितंबर अक्टूबर में ऊपर से आने लगता है ना, उत्तर पूर्वी मानसून का आने लगता है, तो ये मौसमी पवने हो गए। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या होता है दिन के समय, क्या होता है दिन के समय, क्या स्थल पूरा हीट हो जाता है, जबकि समुद्र कम हीट होता है, जिस कारण ये हीट ज़्यादा होकर यहाँ के क्या है वायु ऊपर उठने लगती है और यहाँ की ठंडी वायु इधर जाने की ओर लगती है, तो इधर क्यों हवा बहने लगती है ना। रात के समय मतलब सेकंड टाइम के बाद इधर के ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है, तो यहाँ के वायु ऊपर उठने लगती है और यहाँ पे कम हो जाता है, तो उल्टा होने लगता है, इधर की ओर चलने लगती है ना, स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है। स्थानीय पवने में लू भी आते हैं ना, लू किधर चलता है उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है। एक बार इस देख लेते हैं इस फिगर को, तो एक अर्थ का ही है बनाया हुआ है, जहाँ पर ये हो गया आपका 0 डिग्री ना भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, जिसको डोल्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब इसको जस्ट ऊपर आ देंगे, यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र ना, और इस दोनों के बीच में क्या है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें यहीं चलती है ना। ये उत्तर में तो उत्तर पूर्वी और दक्षिण में तो दक्षिण पूर्वी। अब पूर्वी क्यों, कि उत्तर से पूर्व की ओर आ रही है ना, उत्तर पूर्व से निकल रही हैं, ठीक है, और यहाँ भी दक्षिण पूर्व से आ रही है, इस कारण इसका नाम दक्षिण पूर्वी और इसका उत्तर पूर्वी नाम रहा है, ठीक है। और ये 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण के बीच में क्या उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र ना, हॉर्स अक्षांश भी बोलते हैं, ठीक है। और जस्ट फिर उसके ऊपर 35 से 60 के बीच में क्या सनातन पक्षुआ पवने, ठीक है, चलती है, जो कि इधर ऐसे चलती है ना, क्या दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, इधर उत्तर पश्चिम से चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आते हैं 60 डिग्री के आसपास क्या अधोध्रुवीय निम्न दाब, अधोध्रुवीय निम्न दाब, ठीक है। उसके बाद ध्रुवीय पूर्वी पवने ना, इधर है ध्रुवीय पूर्वी पवने। अब ऊपर 90 डिग्री के पास उच्च दाब है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नीचे आगे क्या है ये चक्रवात। तो चक्रवात बेसिकली आपको ये समुद्र में ही उठते हुए क्या तूफान जो आती है ना पानी के साथ, वो है ना। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ना, क्या आर्द्रता मतलब वायु के किसी सब में मतलब जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं ना। किसी भी समय मान के चलिए वायु में जितना भी उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है वो आर्द्रता कहलाएगी, ठीक है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उससे हम आर्द्र दिन कहते हैं ना। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है ना। गर्मी होने के कारण क्या होता है निम्न दाब क्षेत्र बनता है, नहीं तो नीचे के वायु और जलवाष्प भाप बन के जल क्या होता है जलवाष्प में बन जाता है,
तो क्या वायुमंडल में जलवाष्प बढ़ जाता है, और जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगी, अत्यधिक आर्द्र हो जाता है। ठीक है, आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, जिस कारण असहज यानी शरीर में चिपचिपाहट सा होने लगता है ना। या जब मानसून इन करती है तब ये महसूस कीजिएगा। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। मतलब जलवाष्प जैसे ही उठा है ऊपर जाते जाते एकदम ठंडा हो गया और सब आपस में मिलकर संगठित हो गया ना, तो संगठन होकर थोड़ा सा क्या हो, ठंडा होने के कारण बादल का निर्माण हुआ। बादल जब ज़्यादा ठंडा हो जाने के कारण तो ये भारी हो जाता है, भारी होने के कारण नीचे गिरेगा। ठीक है, तो नीचे गिरता है कि वर्षा के रूप में गिरती है। ठीक है, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। आप देखे होंगे जब पूरा आकाश में जेट हवाई जहाज जाता है तो नीचे वो वाइट वाइट पीछे छोड़ता चला जाता है ना, तो तेज़ी से वहाँ से जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का वायु खाली कर देता है, जिसका आसपास वाला आ जाता है ना, अचानक से टकराहट होता है, इसलिए वाइट वाइट दिखता है। ठीक है, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। जो क्या जलवाष्प गया ऊपर, बादल बना, बादल पे ठंडा हो गया, भारी हुआ, फिर भारी होकर नीचे गिरा, तो क्या वर्षा हुआ ना, तो वर्षण होता है ना। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको क्या है, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृति पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है ना। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, हम लोग चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं ना। ये है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा के समुद्र किनारे आसपास वाले एरिया में पड़ता है ना। तो इधर ठीक है, इधर क्या समुद्र तरफ आपका निम्न दाब हो गया, यानी वायु गर्म होकर ऊपर उठी, इधर ठंड ही रहे, तो जिस कारण वायु बादल जब इधर की ओर जाएगा तो ठंडा होकर इधर वर्षा करवा देती है ना। ठीक है, इसी कारण इसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और वहीं पर्वतीय वर्षा क्या होती है, इधर से मान के चलिए आपका बादल आया, ठीक है, इस पर्वत से टकरा कर ठंडा होकर क्या नीचे इधर वर्षा करवा दिए, और इस साइड वर्षा एकदम न के बराबर होती है, जिसको क्या इसको वर्षा वृष्टि क्षेत्र कहते हैं ना। वहीं संवहनीय वर्षा, ये वर्षा कहाँ पे पाई जाती है, भूमध्य रेखीय के आसपास ना। तो वहाँ पे टेम्परेचर एकदम हाई रहेगा दिन में, और सेकेंड टाइम क्या होता है, फिर बादल ठंडा होकर भारी हो जाती है, जिस कारण वर्षा हो जाती है ना। तो डेली दोपहर के बाद भूमध्य रेखीय के आसपास वाले क्षेत्र में क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है ना। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है ना। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। वायुमंडल में जो बादल बारिश के रूप में आता है तो क्या होता है, धरती को ताज़ा जल प्राप्त होता है ना। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है ना। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तब बाढ़ आ जाती है ना। वर्षण के दूसरे रूप हिम यानी बर्फ, सहिम वृष्टि तथा ओला है। वर्षण का दूसरा ना, कभी देखते हैं पत्थर गिरता है, वो मतलब बर्फ के रूप में। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ओजोन बताया था ना, समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल सबसे नीचे है ना, यहीं पे तो मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन होती है, समताप मंडल, जिस कारण यहाँ पे हवाई जहाज आराम से उड़ते हैं। ठीक है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब क्या होता है, घटता है, नीचे रहते हैं तो बड़ा ज़्यादा रहता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे क्या कहते हैं, वर्षा। जब वो क्या है, तरल रूप यानी लिक्विड रूप में क्या आएगा तो वर्षा का लगी ना। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।